Okay. Hello friends, welcome to Mathify. Hope you are good and well. Myself Vikas Khandelwal. I am a teacher by profession. By education, I am an engineer, 12 plus years of experience with various corporate coaching classes of India. This lecture is for 11th class and the subject is physics. This is lecture 0. We are initiating with this lecture. So in this lecture, of course, we are going to discuss first of all the syllabus of 11th class. But before that, I would like to share something with you. I would like to inform you that this is our WhatsApp number 6263205679. Our lectures will be uploaded in YouTube, will be available online, but the courseware, that is the study material, some books that we have, and the regular practice sheets, जिसमें न्यूमेरिकल या जो आपकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स की जो आपको शीट मिलेगी वो इस ग्रुप में अपलोड होने वाली है। प्लस आप जो डाउट अगर आपको कुछ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आप इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और उसको हम या तो लेक्चर्स में या फिर लाइव आकर इंस्टाग्राम या जूम ऐप पर लाइव आकर उसको रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा जितना भी कम्युनिकेशन होगा हमारे बीच में वो इसी ग्रुप के थ्रू होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे अपना नाम, स्कूल, क्लास और आपका जो ब्रांच है पीसीएम पीसीबी और लोकेशन ये आप सेंड कर दीजिए। अगर आप आउट ऑफ सिवनी है तो आई बिलोंग टू सिवनी, तो आप ये सेंड कर दें तो आपका जो है आपको ऐड कर लिया जाएगा और फिर आप कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यूनिट है आपका 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये सिलेबस जो है सभी बोर्ड के लिए है ऑफ कोर्स, क्योंकि अब पूरा का पूरा सिलेबस एज पर एनसीईआरटी है। तो जितने किसी भी बोर्ड में आपको, एमपी बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड कोई भी हो या फिर सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सबके लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। विदाउट द नॉलेज ऑफ यूनिट्स यू कांट इवन कम्युनिकेट योर इंफॉर्मेशन। अगर मैं गलत यूनिट का यूज करूं या यूनिट यूज ही ना करूं तो बड़ी अजीब सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि वो 5 का है, वो 70 का है, आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं भाई, 5 का है 70 का, ये क्या है? इंफॉर्मेशन कन्वे ही नहीं होगी और बिल्कुल ऊट पटांग सी बात, अजीब सी बात लगेगी। 5 मीटर का है समझ में आता है, 5 फुट का है समझ में आता है, 15 किलो का है, 60 किलो का है समझ में आता है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे या बिना यूनिट के बात करेंगे तो बात ही ऊट पटांग हो जाएगी, और गलत यूनिट यूज करेंगे तो भी ऊट पटांग हो जाएगी। तो बिना प्रॉपर यूनिट सिस्टम को जाने, बिना उसे समझे आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते प्रॉपरली। और स्पेशली सिस्टम की इसलिए जरूरत है क्योंकि हर कंट्री की, इवन कंट्री के अंदर जो कस्बे या कुछ पर्टिकुलर आप ये कह सकते हैं स्टेट्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, वहां पर खुद का ही यूनिट सिस्टम चलता है। जैसे गज, इंडिया में गज चल रहा था मान लीजिए, या 4 बित्ता, 2 हाथ और गज और फलाना, दुनिया भर के। अब चाइना में अपना चलता होगा, अमेरिका में अपना चलता होगा, जैसे हम कहते हैं किलोमीटर्स, वो कहते हैं माइल्स। सबका अपना अपना एक यूनिट सिस्टम होता है इंडिविजुअली। तो हम अगर एक साइंटिफिक कम्युनिटी है तो हमारे पास एक यूनिवर्सल यूनिट सिस्टम होना चाहिए कि भाई मैं चाइना में जाके बोलूं 4 गज कपड़ा दे दो तो उनको तो समझ में नहीं आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। या फिर अमेरिका में जाके बोलूं कि भैया 4 सूर्या चना दे दे तो उनको सूर्या पल्ले ही नहीं पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और अमेरिका के बंदा यहाँ आके अगर उनका यूनिट बताएगा तो शायद हमको पल्ले ना पड़े कि भाई बोल क्या रहा है। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ऑफ यूनिट्स होना चाहिए ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। भाई आप अपनी जो लोकल यूनिट है उसको लोकल में यूज करो, लेकिन इंटरनेशनली तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिससे आप प्रॉपर कम्युनिकेशन साइंटिफिक कम्युनिटी और लोकल पब्लिक भी कर सके। तो ऑफ कोर्स यूनिट्स के बिना तो कुछ नहीं कर सकते। तो पहली जो हम स्टडी करेंगे वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और दूसरा है ऑफ कोर्स यूनिट पता चल गई तो आप उस यूनिट से क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। तो जब आप मेजरमेंट्स करेंगे तो कुछ एरर्स आ सकती है, जो कॉमन एरर्स होती है उनको स्पेसिफाई कर दिया गया है, उनको रेक्टिफाई करने की टेक्निक्स दे दी गई है, कैसे मैथमेटिक्स लगा के आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वो हम स्टडी करेंगे मेजरमेंट्स में
कितने मेथड्स होते हैं मेजरमेंट के, कैसे एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, ऑल दीज स्टफ्स, यूनिट का कैसे कन्वर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। ये बहुत ही बेसिक यूनिट है। और दोस्तों मैं जनरली मैं अपने लेक्चर्स में इस यूनिट को अवॉइड, मुझे थोड़ी सी बोर करती है, इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है और लॉजिक कम है, काम की बातें कम है, और इंफॉर्मेशन को मैं क्या लेक्चर आपको बताऊं, तो लिखा हुआ है, कुछ काम की बात हो तो डिस्कस करने में मजा आता है। तो इसलिए मैं जनरली अपने लेक्चर्स स्टार्ट करता हूं सेकंड यूनिट से, यानी काइनेमैटिक्स से। ये जो फर्स्ट यूनिट है ये अपने आप ही बाकी यूनिट्स के साथ कवर अप हो जाती है, फिर भी इन बिटवीन, बीच में 3-4 यूनिट्स खत्म होने के बाद मैं इसको एक बार कर लेते हैं हम, लेकिन तब जाके ये बहुत आसान हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि आप बोलेंगे कि रहने ही दो, मत ही करो। सेकेंड यूनिट, यहां से असली कहानी शुरू होती है, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। तो जब आप मूव करेंगे ऑफ कोर्स, तो आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कुछ डिस्प्लेस होंगे, कुछ स्पीड होगी आपकी, कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इन्हीं सब की स्टडी हम करते हैं काइनेमैटिक्स में। 2 किस्म के मोशन होते हैं, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, जिनकी हम स्टडी करने वाले हैं। तीसरा मोशन है 3 डायमेंशनल, लेकिन 3 डायमेंशनल हमारे कोर्स के बाहर है, बियॉन्ड है, क्योंकि 3 डायमेंशनल वैसे तो कोर्स में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ा कैटिक मोशन है, वो बड़ा रैंडम होता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में जो मोशन होगा वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में नहीं होता, उसका कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं बनाया जा सकता, कोई, इसलिए उसको कोर्स में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते, अगर आपको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से आप अगर उस 3D मोशन को फिक्स कर दें तब हम उससे डील कर सकते हैं, लेकिन जनरल सेंस में हम उससे डील नहीं कर सकते। तो फर्स्ट यूनिट, सॉरी, सेकंड यूनिट में हम मोशन की स्टडी करने वाले हैं, मोशन को अच्छे से समझने वाले हैं। थर्ड यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। ऑफ कोर्स यहां हमने मोशन को स्टडी किया, उसके रीजन को स्टडी नहीं किया, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रीजन। तो थर्ड यूनिट में हम स्टडी करते हैं कि वो गवर्न्स द मोशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो मोशन का गवर्नर है, जो कमांड करता है पूरे यूनिवर्स के मोशन को, एटॉमिक लेवल से लेकर प्लैनेटरी या गैलेक्सी लेवल तक, वो कौन है? तो वो है फोर्स। फोर्स ही मोशन का गवर्नर है, फोर्स के कारण ही मोशन हो रहा है, मोशन में चेंजेस हो रहे हैं। वो जो फोर्स हैं, दुनिया भर के कई किस्म के फोर्स हैं, लेकिन सारे के सारे फोर्स एक सेट ऑफ लॉज फॉलो करते हैं, लॉज ऑफ मोशन जो 3 हैं, उन्हीं की स्टडी हम करने वाले हैं थर्ड यूनिट में। हालांकि आपने पहले भी ये स्टडी किया है, लेकिन अब हम इसे डिटेल में काफी डीप डाउन होकर स्टडी करने वाले हैं। आप इस यूनिट को द स्टडी ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं, इसमें फ्रिक्शन भी इंक्लूड होता है। फोर्थ यूनिट है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ऑफ कोर्स आपने मोशन को समझ लिया, फोर्सेस को समझ लिया, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? वर्क होगा। और वर्क हमेशा एनर्जी से एसोसिएटेड ही होता है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते, और अगर आप वर्क करेंगे तो हमेशा एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो वर्क और एनर्जी की स्टडी जनरली साइमल्टेनियस ही होती है। और पावर, ऑफ कोर्स, कितनी तेजी से आप वर्क कर सकते हैं या कितनी स्लोली आप वर्क करते हैं, दैट इज पावर। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक है कॉलिजन। कॉलिजन यानी 2 चीजों का टकराना। तो जब 2 चीजें कोलाइड होती है तो क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हम स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट में, फोर्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट है रोटेशनल मोशन। दोस्तों यहां से कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होना शुरू होती है, क्योंकि रोटेशनल मोशन कोई जनरल या सिंपल मोशन नहीं है, नेचर में बहुत कॉमन एग्जिस्टिंग मोशन है, लेकिन इसकी जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी या जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू दिस मोशन जो हमने यहाँ स्टडी किया था। तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बस यही दिक्कत है कि लोग इसके कॉन्सेप्ट को ना समझ के या इमेजिनेटिव स्किल या मैथमेटिकल स्किल लगाए बिना इस यूनिट को कमांड करने की कोशिश आप कर ही नहीं सकते, दैट्स इम्पॉसिबल। बड़ा मजेदार है, अच्छा है, और ये जो यूनिट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो डिजाइन करने वाले टीचर्स हैं उनका फेवरेट यूनिट्स में से एक है, तो बड़ा मजा आता है उनको इस यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ऑफ कोर्स
You know what is gravitation? The gravitation is the force because of which the entire universe is hold together. उसी के कारण पूरा यूनिवर्स एक साथ है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑपरेट हो रहा है। एक छोटे से माइन्यूट कंकड़ से लेकर पूरा ब्रह्मांड में जितने बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में ही काम कर रहे हैं। यही उनका कमांडिंग ऑफिसर है। तो इसकी स्टडी ये इसके कारण क्या, स्पेशली अर्थ में इसके क्या इफेक्ट्स हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो होते हैं और जो आपके आर्टिफिशियल हो या मून्स वगैरह जो हैं, इन सब की जो स्टडी है ये हम ग्रेविटेशन में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज, यानी नेक्स्ट यूनिट, 7th यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। नाम से ही समझ में आता है बल्क मैटर का मतलब हुआ मैटर सिंपली। तो उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस यूनिट में हम फिजिक्स के व्यू पॉइंट से, केमिस्ट्री के व्यू पॉइंट से नहीं, फिजिक्स के व्यू पॉइंट से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि वेरियस कंडीशंस में, अलग अलग फिजिकल कंडीशंस में हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैसे रिएक्ट करते हैं, उनमें क्या वेरिएशंस आते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज का ही स्टडी है और ये सबसे बड़ी यूनिट है 11th क्लास की। सबसे बड़ी यूनिट, सबसे ज्यादा टॉपिक इस यूनिट में है। तो बहुत बड़ी है क्योंकि इंडिविजुअली 3 टॉपिक है, सॉलिड का अलग, लिक्विड का अलग, गैसेस का अलग। नेक्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट इज हीट फर्स्ट एंड देन द मोशन ऑफ हीट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन विथ इफेक्ट्स, कि जब हीट मूव होती है तो कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है एंड कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो हीट के मोशन को अफेक्ट करते हैं, या हीट और मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वर्क के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा दे दूं, ऑटोमोबाइल, जो आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें पेट्रोल होता है, आप इग्निशन करते हैं, गाड़ी चलती है। तो असल में होता क्या है, होता यह है कि जब पेट्रोल जलता है, इग्निशन के कारण जलता है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही हीट एनर्जी के कारण आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, यानी कि हीट एनर्जी अपने आप को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये इसी तरह की जो स्टडी है कि हीट और मोशन की स्टडी, उनका रिलेशन, मतलब हीट के साथ दुनिया का रिलेशन, बाकी की दुनिया का, वो है थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 9th यूनिट। काइनेटिक, नाम फिर से, काइनेटिक मतलब मोशन, थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जब गैसेस मोशन में होती है या गैसेस के मोशन के कारण कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हम स्टडी करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। नेक्स्ट और आखिरी यूनिट है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन ऑफ कोर्स वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे एक स्विंग है, झूला जो स्विंग होता है वो ऑसिलेट करता है, ये एक पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है। तो इस तरह का जो मोशन होता है, जो ऑसिलेट, एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जब लगातार मूव करता है, तो उसके मोशन की स्टडी हम करते हैं यहाँ। अभी हमने यहाँ 1D 2D मोशन किया, उसके बाद हमने रोटेशनल किया, अब ये आखिरी किस्म का मोशन वाइब्रेटरी मोशन, उसकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वेव्स, ऑसिलेशन से ही वेव पैदा होती है, बाद में आपको पता चलेगा, इसलिए ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं ऑफ कोर्स वेव्स की, वेरियस टाइप ऑफ वेव्स जो होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर क्या इफेक्ट्स शो करती हैं, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं वेव्स में। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ 11th क्लास। अब मैं जरा कोर्स का अपना जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लें। तो 3 लेयर्ड कोर्स डिजाइन किया गया है। 3 डिफरेंट लेयर्स हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। कोई बोर्ड के लिए जाना चाहता है, कोई जेडब्ल्यू के लिए जाना चाहता है, कोई कंफ्यूजन में बैठे रहते हैं कि भाई जाएं कि ना जाएं, क्या पता होगा कि नहीं होगा, और कोई फिक्स होता है कि नहीं हमें तो जाना ही है, और कुछ कहते हैं कि भाई हम जेडब्ल्यू एडवांस के लिए जाना चाहते हैं, और कुछ बस कहते हैं कि जाना चाहते हैं, और कुछ वाकई में जाते हैं। मतलब ऐसा बहुत सारा रेंज है स्टूडेंट्स का। तो सभी के लिए बेनिफिट हो, सभी सेटिस्फाइड हो,
ऐसा ना हो कि जो बोर्ड के लिए जाना चाहता है उसको जबरदस्ती जेडब्ल्यू का पढ़ना पड़ रहा है, और जो जेडब्ल्यू के लिए जाना चाहता है वो बेचारा बोर्ड में ही पागल हो रहा है। तो हमने उसको 3 लेयर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बोर्ड, क्योंकि बोर्ड हम कहने भर को कह रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी एनसीईआरटी या अदर बुक्स हैं, जो थ्योरी है वो पूरी, और उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारी अंडरस्टैंडिंग कवर होने वाली है बोर्ड में। उसकी एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी फलाना ढमका, वो ठीक है, आप जेडब्ल्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पीड बढ़ाओ, ये करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, वो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहेगा तो अप्लाई क्या करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक, सबसे बड़ा फाउंडेशनल जो लेयर है वो है बोर्ड। ये सभी के लिए है ऑफ कोर्स। दूसरा, अगर आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस पर अगर आप कमांड अच्छे से कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स में और इसमें उसमें, तो उसके बाद फिर आप जेडब्ल्यू ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली क्वेश्चंस के लिए जाते हैं, जेडब्ल्यू मेंस, नीट या केवीपीवाई। दिस इज द सेकंड लेयर, द जनरल सेट ऑफ एग्जामिनेशंस। ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होती और बहुत इजी भी नहीं होती, ये मॉडरेट लेवल की एग्जाम्स है। अगर आपने बोर्ड का अच्छे से प्रिपरेशन किया और थोड़ा सा एडिशनल प्रिपरेशन और कर लें, थोड़ा अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे कमांड कर लें, तो आप बहुत आसानी से ये एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हवा नहीं है ये एग्जाम। हाँ, तीसरी लेयर जो है और जो तीसरी एग्जाम है वो वाकई में डिमांड करती है एक खतरनाक या अच्छा मेंटल एट्रीब्यूट और एक रियल प्रिपरेशन। तो काफी हायर ऑर्डर में आपको जाना पड़ता है, तो कभी कभी कोर्स के बहुत बियॉन्ड भी जाना पड़ता है। तो जेडब्ल्यू एडवांस थर्ड लेयर है। हालांकि सही मायने में मैं आपसे सच कहूं तो इसकी प्रिपरेशन आपको कोई नहीं करवा सकता। ये आपकी नेचुरल एबिलिटी ही हो सकती है जो आपको जेडब्ल्यू एडवांस क्रैक करवा सकती है। अगर आप में उतना टैलेंट है, उतना मेंटल एट्रीब्यूट है, आपकी आदत है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और आप उतना डीप डाउन सोच सकते हैं, तो ही आप जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये सिखाया नहीं जा सकता कि, मतलब मैं कितना भी कोशिश कर लूं, आपको शर्लक होम्स नहीं बना सकता। शर्लक होम्स ही शर्लक होम्स है, मतलब, और मैं कोशिश करके भी आपको तेंदुलकर नहीं बना सकता। तेंदुलकर बस नेचुरली तेंदुलकर है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई आपको सिखा नहीं सकता कि तेंदुलकर कैसे बनते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, जेडब्ल्यू एडवांस इज नॉट फॉर एवरीबडी, इट इज फॉर सम सर्टेन सेट। हाँ, एवरीबडी कैन ट्राई टू बी देयर, लेकिन एवरीबडी शुड नॉट थिंक अबाउट इट कि भाई आई कैन अचीव इट। जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट, गो फॉर द एग्जाम। If you can crack it, crack it. If you can't crack it, just don't worry about it. क्योंकि फ्यूचर में और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बहुत बड़ा है ये अपॉर्चुनिटी, साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटी है, आगे जाके बहुत काम है। एपीजे अब्दुल कलाम कौन से आईआईटी में गए थे, वो तो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े थे, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल है हमारे पास। तो ये 3 लेयर में हमने अपना कोर्स डिजाइन किया है, जिसको जो लेयर सूटेबल हो। फर्स्ट लेयर तो सभी के लिए है, वो हमारा बेसिक कोर्स होगा, और सेकंड और थर्ड लेयर जिसको सूटेबल हो वो अटेंड करे, ना हो तो ना करे, कोई उसमें मुद्दा नहीं। इसके बाद अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, एक शॉर्ट में आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो दोस्तों अब कहानी थोड़ी सी बदल गई है। अब ये 9th 10th नहीं है, 8th 9th 10th नहीं है, तो आप वही जो माइंडसेट था वो लेकर अब आगे नहीं बढ़ सकते। आप इसको महाराष्ट्र या दूसरी जगह पे जूनियर कॉलेज कहते हैं 11th 12th को, तो आप एक तरह से कह सकते हैं आप कॉलेज में आ गए हैं। अब आप स्कूल वाला जो स्टडी पैटर्न है उसको आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कि हर चीज को छोटे छोटे डेफिनेशन को नोट डाउन कर रहे हैं, और ऐसा करते रहेंगे तो आपकी 10 कॉपियां भर जाएंगी और कहानी खत्म नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अब आपसे जो क्वेश्चनिंग होगी वो आपसे न्यूटन्स लॉज नहीं पूछने वाला है कि न्यूटन का थर्ड लॉ लिखो और न्यूटन का सेकंड लॉ लिखो। ये सब बच्चा क्वेश्चन सब नहीं आने वाले हैं। वो न्यूटन के लॉज के एप्लीकेशंस पूछने वाला है। एप्लीकेशंस उसके 1 2 और 4 नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही उससे चल रहा है। तो उसके तो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हैं। जवाब आप बड़े आसानी से दे सकते हैं अगर आप लॉज को समझते हैं, और अगर आप लॉज को नहीं समझते तो आपको अगर 100 क्वेश्चंस भी दे दिए जाएं तो आप उसके बाद भी 101वां क्वेश्चन कोई डिजाइन करके डाल देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
वर्बलाइजेशन में ही फंस जाएंगे। तो यहाँ पर अब नया रटने वाली कहानी बंद हो गई, खत्म हुई, और एक नई कहानी शुरू होती है। आपके दिमाग के दो पार्ट है। बहुत सारे बच्चे एजुकेशन सिस्टम की एक, हमारे यहाँ जो बेकार व्यवस्था है या बेकार किस्म से जो कोर्स डिजाइन किया जाता है उसके कारण मेमोरी बेस्ड ज्यादा हो जाते हैं, मेमोरी पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जो दूसरी एबिलिटी हमारे ब्रेन की है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, उसका यूज बहुत कम करते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे करके सो जाता है। इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी है, सीधी सी बात है, आप किसी चीज का यूज नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग का वो पोर्शन मर गया, अभी भी है। अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, सीधी सी बात है। अगर आप पजल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो शुरू में आपको परेशानी होगी, शुरू में आपको पजल सॉल्विंग नहीं बनेगी। धीरे धीरे जब पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा, दिमाग एक्टिवेट होगा, तो आप पजल सॉल्विंग में हो सकता है कि 20-25 दिन में कमांड कर लें अच्छा खासा। तो ये सिर्फ एक ये है कि मतलब एक तरह से ये मैं कहूँ कि अगर मैं आपसे अभी बोलूं कि चलो सुबह उठ के दौड़ना शुरू कर दो, तो शुरू में तो परेशानी होगी, पैर दुखेंगे, हाथ दुखेंगे, पगारा होगा, ढबका होगा, नींद नहीं खुलेगी होगा। लेकिन अगर 20 दिन 25 दिन आप जबरदस्ती करते रहे तो वो जो सेक्शन है, जो आपका जो एक तरह से जंग लग गई थी पूरी बॉडी में, वो धीरे धीरे साफ होते हुए फिर एक्टिवेट हो जाएगी। तो उस एनर्जी को आपको एक्टिवेट करना है, जो आपका जो इंटेलिजेंस या मेंटल एट्रीब्यूट्स, लॉजिकल स्किल्स, अवेयरनेस, डेटा गैदरिंग, इसे मैं कहता हूं सिंपल वन लैंग्वेज में शर्लक होम्स बनना है आपको, यानी जासूस बनना है। जासूस कैसे, जासूस और साइंटिस्ट ये एक ही, बिल्कुल एक जैसे इनका बिहेवियर होता है, सेम आइडेंटिकल बिहेवियर होता है। तो शर्लक होम्स कैसे काम करता है या जासूस कैसे काम करता है, आम आदमी से वो क्यों अलग है, कैसे अलग है? अगर आपने शर्लक होम्स देखा हो या पढ़ा हो तो आपको पता है वो क्यों अलग है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट उसका पार्ट है कि वो चीजों को देखता या सुनता नहीं है, वो ऑब्जर्व करता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्विंग, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अगर आप लाइव होते तो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके प्रूफ कर देता कि आपका ऑब्जर्व करना और देखना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। सबसे पहले तो वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके वो डेटा कलेक्ट करता है, एक रफ डेटा। डेटा का मतलब एक रफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सीन देख के एक कलेक्ट करता है। उस रफ इंफॉर्मेशन को वो घर ले जाके उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, मतलब उस डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि डेटा में से, रफ डेटा में से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन काम की निकल रही है। उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को वो फिल्टर करता है कि भाई इस डेटा से ये 3 पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन ये जो दूसरा डेटा है वो इस पॉसिबिलिटी को कैंसल आउट कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो मतलब मेरे पास ये 2 पॉसिबिलिटी बची। अब ये जो डेटा है ये इस पॉसिबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो डेटा है ये इस पॉसिबिलिटी को सपोर्ट, तो अब मैं कंपेयर कर, तो तीसरा चौथे दूसरे डेटा से बात, तो इस तरह से एक इंफॉर्मेशन, डेटा को प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन पर पहुंचना। और इंफॉर्मेशन जब आ गई उसके बाद उस इंफॉर्मेशन का यूज करके एक थ्योरी बिल्डअप करना कि क्या हुआ होगा, कैसा सीन हुआ होगा, कि ये यहां से आया होगा, इधर से गोली मारा होगा, इधर से निकला होगा, इसलिए ये ऐसा ऐसा था। तो एक ये इमेजिनेटिव स्किल भी हो गई, साइंटिफिक स्किल भी हो गई। डेटा से इंफॉर्मेशन को फिल्टर करें, फिल्टर करके एक पर्टिकुलर थ्योरी बनाएं, लेकिन थ्योरी हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। फिर जाके थ्योरी को जाके चेक किया, चेक करने पर अगर सही आ गई केस सॉल्व, सही नहीं आई दूसरी थ्योरी पे काम शुरू, उसी इंफॉर्मेशन के पीस पर अब दूसरी थ्योरी बनाई कि हाँ मेरे पास एक दूसरी थ्योरी भी हो सकता है ये थ्योरी हो, वो भी फेल हुई तो तीसरी थ्योरी बनाई, और इस तरह से कोई ना कोई थ्योरी तो मैचअप हो ही जाएगी, और इस तरह से वो अपने केस सॉल्व कर लेंगे। जासूस ऐसा ही करते हैं और साइंटिस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। अब आपको वो जासूस का दिमाग डेवलप करना है, उसको एक्टिवेट है वो आपके अंदर पहले से, बस उसको एक्टिवेट करना है। उसमें आपको थोड़ा सा शुरू में परेशानी हो सकती है, लेकिन वही 20-25 दिन कि आपको लगेगा कि कहाँ इतना दिमाग लगाते हैं यार, सीधे रट्टा मार दो, झंझट खत्म करो। लेकिन वो आदत अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों, फिर उसमें बहुत मुश्किल है। एवरीथिंग इज योर माइंड। सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता, आपके दिमाग लगाने की आपकी आदतों से होता है। कि आपने अगर किसी को सुडोकू सॉल्व करने की आदत है तो वो सॉल्व किए बिना रह नहीं सकता, सुडोकू या कोई भी पजल।
तो उसको बिल्कुल मचलता सा रहता है वो सुडोकू। और अगर उसको आदत नहीं है तो आप सिंपल से सिंपल भी दे दोगे तो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये बस आदत का खेल। और आदत किसकी? इसकी, आपकी नहीं, तो सब इसकी है। वो अपने आप ही आपको उसके लिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिमाग खुद ही बोलेगा कि जाओ वहां जाओ, वैसा करो, तो आप खुद ही करोगे। इस पर हम कभी बात करेंगे कि आपके मेंटल एबिलिटी कितना ज्यादा है और फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, इस पर हम लंबा डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत सारे कंक्लूजन निकाल के आ सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पुराना सेट ऑफ पैटर्न जो आपका था अब वो यहां पर काम नहीं करता। नए सेट ऑफ पैटर्न्स आपको लगेंगे। कोई नया मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरने की जरूरत है। आपके अंदर वो एबिलिटीज हैं, ऑलरेडी हैं, और मजा भी आएगा जब कोई चीज चैलेंजिंग होती है। चैलेंजिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको सांप सीढ़ी खेलने में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा चेस खेलने में आएगा, क्योंकि चेस इज ऑलवेज न्यू, सांप सीढ़ी इज नॉट ऑलवेज न्यू। ठीक है ना? चेस हमेशा नया है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ न्यू है, उसका कोई और छोर नहीं है, आर पार नहीं है। अगर आप चेस खेल सकते हैं तो यू विल, आपका फेवरेट गेम चेस ही होगा। ठीक वैसा ही फिजिक्स है, अगर आप इसको समझ गए तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। नहीं समझ पाए तो ऑफ कोर्स फिर तो भगवान ही मालिक है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूं, लेकिन ये मेरा इंटेंशन नहीं होता। मेरा इंटेंशन होता है कि जो स्किल्स मैं अपने अंदर डेवलप कर पाया और जिससे मैं सीख पाया, वो स्किल्स आपको ट्रांसफर कर सकूं और आपको सेल्फ, और बल्कि आप उससे भी बेहतर बने। वो मेरे दिमाग, मेरा एक लिमिटेड है, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है, आपका दिमाग मुझसे ज्यादा होगा, तो आप उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। सो दिस इज माय टीचिंग पैटर्न। हाँ, मेरी कुछ वो हैं, ड्रॉबैक्स हैं। मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मेरे पास जो वर्बल एबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ तो शब्द ही भूल जाता हूँ। तो वर्बल एबिलिटी मेरी बहुत कम है और मुझे नाम याद नहीं रहते, नंबर्स याद नहीं रहते। जैसे कोई नंबर आप कहें तो बहुत कम मुझे याद रहते हैं। कोई नंबर जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तो चलो ठीक है, 1.6 10 to, ऐसे तो याद है, लेकिन बहुत से नंबर्स मुझे याद नहीं रहते, तो उसमें मैं गलती कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत वीक है, इसलिए मैंने अपने लॉजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। मैंने नहीं किया, खुद ही दिमाग ने कर लिया। एक सेक्शन डाउन तो दूसरे सेक्शन, क्योंकि सर्वाइव तो करना ही है दुनिया में, तो वो खुद ब खुद ही कर लेता है। तो लॉजिक पे मैं ज्यादा रिलाई करता हूँ एज कम्पेयर टू मेमोरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरी बहुत जरूरी है, प्लस आपके लॉजिक इंटेलिजेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप रेगुलर रहें और अपने मेंटल, जो आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपके पास एबिलिटी है नेचुरली, उसको धीरे धीरे करके आपको, अगर एक्टिवेटेड है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनको मजा आता है ये सब करने में तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, आपको और मजा आने वाला है यहाँ। और नहीं जिसका है, थोड़ा सा उनको शुरुआत में 20-25 दिन थोड़ा अजीब लगेगा, बाद में उनको भी मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। 3 महीने के अंदर आपकी कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी, ये गारंटेड। मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। बस आपको जो जैसे फॉलो करना चाहिए एक टीचर को, और जो एक्टिविटीज रखनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, बस उतना ही करना है। और बाकी आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अगर आपको फिजिक्स पसंद नहीं है, नहीं बनती, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको न सिर्फ बनेगी बल्कि बहुत पसंद आएगी इसके बाद से। सो थैंक यू, बहुत ज़्यादा समय ले लिया मैंने बहुत। सो दिस इज आवर सिलेबस एंड वी विल इनिशिएट विथ आवर सेकंड यूनिट, काइनेमेटिक्स। मैं यहीं से शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। सो हमारा पहला लेक्चर नेक्स्ट जो है वो अपलोड होगा, काइनेमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे।